हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पुनः लेकर आया हूँ विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव सेट, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम प्रश्न पत्रों पर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? विकल्प ए में है जल, विकल्प बी में है कांच, विकल्प सी में है पीतल और विकल्प डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प सी, पीतल। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? विकल्प ए में दिया हुआ है 2, विकल्प बी में दिया हुआ है 1, विकल्प सी में दिया हुआ है 3 और विकल्प डी में दिया हुआ है 4। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प ए 2, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है? विकल्प ए में दिया हुआ है कॉर्निया, विकल्प बी में रेटिना, विकल्प सी में पुतली और विकल्प डी में है आइरिश। तो हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, रेटिना। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? विकल्प ए में दिया हुआ है साइन आर बटे साइन आई, विकल्प बी में है साइन आई बटे साइन आर, विकल्प सी में है साइन आई इंटू साइन आर और विकल्प डी में है साइन आई प्लस साइन आर। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प बी, साइन आई बटे साइन आर। अगला प्रश्न है, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोली दर्पण कैसा है? विकल्प ए है उत्तल, बी अवतल, सी समतल उत्तल और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्लस जिसका फोकस दूरी होता है वो होता है हमेशा उत्तल दर्पण, इसलिए हमारा सही विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? विकल्प ए में दिया हुआ है प्रवर्तन, विकल्प बी है विवर्तन, विकल्प सी है अपवर्तन और विकल्प डी है ध्रुवन। तो हमारा सही विकल्प होगा सी, अपवर्तन। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? विकल्प ए ऋणात्मक, विकल्प बी धनात्मक, विकल्प से ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों और विकल्प डी 0। तो हमारा सही विकल्प होगा ए, ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में से कौन संबंध सही है? विकल्प ए में दिया हुआ है आर बराबर एफ, विकल्प बी में है आर बराबर 2f, विकल्प सी में है आर बराबर 3f और विकल्प डी में है आर बराबर छोटा आर बटे 2। तो चूंकि फोकस दूरी होता है एफ बराबर आर बटे 2, अगर हम इसको गुना कर दें तो हो जाएगा आर बराबर 2f। आर बराबर 2f कहाँ है हमको? विकल्प बी में, इसलिए सही विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए में है तांबा, विकल्प बी में है लोहा, विकल्प सी में है चांदी और विकल्प डी में है नाइक्रोम। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, नाइक्रोम। अगला प्रश्न है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? विकल्प ए में है 3.6 गुने 10 पर पावर 3 जूल, विकल्प बी में 3.6 गुने 10 पर पावर 5 जूल, विकल्प सी में 3.6 गुने 10 पर पावर 4 जूल
और विकल्प डी में 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। हमारा सही विकल्प होगा विकल्प 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। अगला प्रश्न है, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, कौन सा है? ऊर्जा की, विकल्प बी में है शक्ति की, विकल्प सी में है विद्युत आवेश की, और विकल्प डी में है विद्युत धारा की। तो किलोवाट प्रति घंटा विद्युत शक्ति की इकाई है, बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विकल्प में ए में है ऊष्मीय ऊर्जा, विकल्प बी में चुंबकीय, विकल्प सी में रासायनिक, और विकल्प डी में है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज है जो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? विकल्प ए में है श्रेणी क्रम, विकल्प बी में है समांतर क्रम, विकल्प सी में ए और बी दोनों, और विकल्प डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प बी समांतर क्रम। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विकल्प ए में दिया हुआ है आमीटर, विकल्प बी में है वोल्ट मीटर, विकल्प सी में है गैल्वेनोमीटर, और विकल्प डी में है प्लग कुंजी। तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग होता है, बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विकल्प ए में है तापीय ऊर्जा, विकल्प बी में है नाभिकीय ऊर्जा, विकल्प सी में है सौर ऊर्जा, और विकल्प डी में है स्थितिज ऊर्जा। तो हमारा सही विकल्प होगा स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है, विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विकल्प ए में है नाइट्रोजन, विकल्प बी में है वायु, विकल्प सी में निष्क्रिय गैस, और विकल्प डी में है हाइड्रोजन गैस। तो हमारा सही विकल्प सी होगा निष्क्रिय गैस। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच क्या हो सकता है? तो नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर दे वो अम्लीय होता है, और अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है, इसलिए हमारा विकल्प ए सही होगा, 2 होगा। अगला प्रश्न है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? विकल्प ए में है CH4, विकल्प बी में है C2H6, विकल्प सी में C6H6, और विकल्प डी में है C2H4। सही विकल्प होगा C6H6। अगला प्रश्न है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? विकल्प ए में है एथेनॉल, विकल्प बी में है एथेनॉल, विकल्प सी में एथेनॉन, और विकल्प डी में है एथेनोइक अम्ल। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी एथेनॉल। अगला प्रश्न है, CnH2n निम्नलिखित में से किसका सूत्र है? विकल्प ए में दिया हुआ एल्केन, विकल्प बी में है एल्किन, विकल्प सी में है एल्काइन, और विकल्प डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्किन का होता है CnH2n, इसलिए हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी एल्किन। अगला प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? विकल्प ए में दिया हुआ है 23, विकल्प बी में है 26, विकल्प सी में है 25, और विकल्प डी में है 24। सही विकल्प बी होगा 26 होता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, कौन से तत्व रहते हैं? विकल्प ए में एल्युमिनियम एवं लेड, बी में है चांदी एवं निकेल, सी में निकेल एवं क्रोमियम, और डी में है मैग्नीज एवं क्रोमियम। तो सही विकल्प होगा सी निकेल एवं क्रोमियम। अगला प्रश्न है, पीतल है क्या है? धातु है। विकल्प ए में है
विकल्प बी में अधातु है, विकल्प सी में मिश्र धातु है, विकल्प डी उपधातु है। तो पीतल मिश्र धातु है, सही विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित यौगिकों में कौन या अम्ल है? विकल्प ए में है CuO, विकल्प बी में H2SO4, विकल्प सी में N2O और विकल्प डी में CaOH का होल ट्वाइस। हमारा सही विकल्प बी होगा H2SO4। अगला प्रश्न है, मेथिल निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? विकल्प ए में है हल्दी, विकल्प बी में है मेथिल ऑरेंज, विकल्प सी में केनोलथैलीन, विकल्प डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प ए हल्दी। अगला प्रश्न है, सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियामूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? विकल्प ए में है कीटोन, बी में है एल्कोहल, विकल्प सी में है अम्ल और विकल्प डी में है एल्डिहाइड। तो OH अभिक्रियामूलक एल्कोहल का मूलक यौगिक का नाम है, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? विकल्प ए में है एल्केन, विकल्प बी में है एथेन, विकल्प सी में है एथीन और विकल्प डी में है एथाइन। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प सी एथीन। अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? विकल्प ए में दिया हुआ 1, बी में है 2, विकल्प सी में है 3 और विकल्प डी में है 4। तो ओजोन का सूत्र होता है O3, इसलिए 3 परमाणु होते हैं, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है? विकल्प ए में पारा, विकल्प बी में कैल्शियम, विकल्प सी में लिथियम, विकल्प डी में है सोडियम। तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प ए सही होगा, पारा। अगला प्रश्न है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है? विकल्प ए में है मीथेन, बी में है एथेन, विकल्प सी में है प्रोपेन, विकल्प डी में है ब्यूटेन। तो हमारा सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? विकल्प ए में SO2, विकल्प बी में NO2, विकल्प सी में है P2O5, विकल्प डी में है Na2O। तो हमारा सही विकल्प होगा डी Na2O। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? विकल्प ए में दिया हुआ है Na2O3 CO3 एवं CaO का, विकल्प बी में है NaHCO3 का एवं एसिटिक अम्ल का, विकल्प सी में है CaOH का होल ट्वाइस एवं N2O का, और विकल्प डी में है NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? विकल्प ए में दिया हुआ है रॉबर्ट ब्राउन, विकल्प बी में है रॉबर्ट हुक, विकल्प सी में है पालायड और विकल्प डी में है विरचाउ। तो न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसलिए हमारा सही विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न है, हरे पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? विकल्प ए है ग्लूकोज, विकल्प बी है प्रोटीन, विकल्प सी है स्टार्च, विकल्प डी है फैटी एसिड। तो हमारा सही विकल्प होगा सी स्टार्च। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? विकल्प ए में है रॉबर्टसन, विकल्प बी में है ब्राउन, विकल्प सी में है डार्विन और विकल्प डी में है रॉबर्ट हुक। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प डी रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, पौधों और पशुओं को की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? विकल्प ए में दिया हुआ है अनुवांशिकी, विकल्प बी में है कोशिका विज्ञान, विकल्प सी में है साइटोजेनेटिक्स, विकल्प डी में है उत्तक विज्ञान। तो कोशिका
कोशिकाओं का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाएगा। विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? विकल्प ए में है पेरिकार्डियम से, विकल्प बी जाइलम से, विकल्प सी फ्लोएम से और विकल्प डी प्लाज्मा से। तो हमारा सही विकल्प ए होगा पेरिकार्डियम से। अगला प्रश्न है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है? विकल्प ए हाइड्रोट्रोपिज्म, विकल्प बी कीमोट्रोपिज्म, विकल्प सी गुरुत्वानुवर्तन और विकल्प डी फोटोट्रोपिज्म। तो सही विकल्प होगा विकल्प बी कीमोट्रोपिज्म। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? विकल्प ए में 12 से 20 दिन, विकल्प बी में है 2 से 3 महीना, विकल्प सी में है 20 से 30 दिन और विकल्प डी में है 4 महीना से अधिक। तो सही विकल्प होगा विकल्प ए 12 से 20 दिन। अगला प्रश्न है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? विकल्प ए यकृत, विकल्प बी मुख गुहा, विकल्प सी अमाशय, विकल्प डी छोटी आंत। सही विकल्प होगा ए यकृत से पित्तरस का स्राव होता है। अगला प्रश्न है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? विकल्प ए में है पक्षी, विकल्प बी है मक्खी, विकल्प सी है मनुष्य और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें रक्त पाया जाता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो पक्षी में भी रक्त पाया जाता है, मनुष्य में भी पाया जाता है। तो मक्खी में रक्त नहीं पाया जाता है, इसलिए मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा। सही विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प ए मधुमेह में, विकल्प बी पीलिया, विकल्प सी एनीमिया, विकल्प डी डायरिया। तो हमारा सही विकल्प होगा सी एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है? विकल्प ए में है कोलन, विकल्प बी में अपेंडिक्स, विकल्प सी में है सीकम और विकल्प डी में है रेक्टम। तो अवशेषी अंग है अपेंडिक्स, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? विकल्प ए है वसा का पाचन, विकल्प बी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, विकल्प सी प्रोटीन का पाचन और विकल्प डी इनमें से सभी। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प सी प्रोटीन का पाचन। अगला प्रश्न है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? विकल्प ए प्रोटीन का, विकल्प बी कार्बोहाइड्रेट का, विकल्प सी वसा का और विकल्प डी न्यूक्लिक अम्ल का। तो सही विकल्प होगा ए प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? विकल्प ए में WBC, विकल्प बी लसिका, विकल्प सी RBC और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा RBC। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? विकल्प ए में है रिलैक्सिन, विकल्प बी एस्ट्रोजन, विकल्प बी प्रोजेस्टेरोन और विकल्प डी इंसुलिन। तो सही विकल्प होगा डी इंसुलिन। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? विकल्प ए में कोशिका रक्त कोशिका, विकल्प बी में मांसपेशियां, विकल्प डी है तंत्रिका कोशिका और विकल्प डी में दिल की कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? विकल्प ए में दिया हुआ 1, विकल्प बी में दिया है 2, विकल्प सी में दिया है 3 और विकल्प डी में दिया हुआ है 4। तो सही विकल्प होगा बी 2 होता है। अगला प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? विकल्प ए में दिया है U/V, विकल्प बी में दिया है U/V, विकल्प सी में दिया हुआ है U+V और विकल्प डी में दिया हुआ है V/U। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी V/U। अगला प्रश्न है, दर्पण का सूत्र कौन है? विकल्प में दिया हुआ है 1/V + 1/U
प्लस प्लस की जगह पर बराबर होना चाहिए 1/f। विकल्प बी में दिया हुआ है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। विकल्प सी में दिया हुआ है 1/e प्लस 1/u बराबर 1/v। विकल्प डी में दिया हुआ है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है टिंडल का प्रभाव प्रदर्शित करता है। विकल्प ए में प्रकाश का प्रवर्तन, विकल्प बी में है प्रकाश का विक्षेपण, विकल्प डी में है प्रकाश का अपवर्तन और विकल्प डी में है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव है जो प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। विकल्प ए में अवतल लेंस, विकल्प बी है उत्तल लेंस, विकल्प सी में है अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस दोनों और विकल्प डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प ए अवतल लेंस। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। विकल्प ए में वास्तविक, विकल्प बी आभासी, विकल्प डी आभासी तथा काल्पनिक, विकल्प डी में इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा बी आभासी। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। विकल्प में है 1, विकल्प 2, विकल्प सी 3, विकल्प डी 4। तो सही विकल्प होगा 2। प्रकाशीय माध्यम 2 होते हैं, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। अगला प्रश्न है डायनमो परिवर्तित करता है। विकल्प ए में दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विकल्प बी में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विकल्प सी में है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विकल्प डी में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो हमारा सही विकल्प होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। विकल्प ए में दिया हुआ है -1.6 गुने 10⁻20 कूलम, बी में दिया हुआ है 1.6 गुने 10⁻−27 कूलम, विकल्प सी में दिया हुआ है 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम और विकल्प डी में दिया हुआ है -1.6 गुने 10⁻−19 कूलम। तो हमारा सही विकल्प होगा सी -1.6 गुने 10⁻−19। अगला प्रश्न है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। विकल्प ए में सूखा सेल, विकल्प बी में है डेनियल सेल, विकल्प सी में सौर सेल और विकल्प डी में इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा ए सूखा सेल। अगला प्रश्न है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। विकल्प ए में है बल, विकल्प बी में है शक्ति, विकल्प सी में है ऊर्जा, विकल्प डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, सॉरी ऊर्जा। हमारा सही विकल्प होगा सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। विकल्प ए में दिया हुआ है CaCO3 बनाता है CaO प्लस CO2। दूसरा विकल्प में दिया हुआ है CaO प्लस H2O बनाता है CaOH का होल ट्वाइस। विकल्प सी में दिया हुआ है FeSCO प्लस CuSO4 बनाता है FeSO4 प्लस Cu और विकल्प डी में है NaOH प्लस HCl बनाता है NaCl प्लस H2O। तो पहला विकल्प में है जो CaCO3 टूटकर 2 बन रहा है, इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया है। विकल्प बी में है जो 2 यौगिक जुटकर 1 बन रहा है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया है। और इसमें जो यहाँ फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट साइड में Fe अकेला है, इस साइड FeSO4 है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। विकल्प ए में है काला, विकल्प बी में पीला, विकल्प सी में हरा और विकल्प डी में श्वेत। सही विकल्प होगा ए श्वेत, डी श्वेत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लवण है। विकल्प ए में है NaOH, विकल्प बी में NaCl, विकल्प डी में HCl, विकल्प डी में है KOH। तो निम्नलिखित में से लवण है NaCl, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है
तूतिया यानी नीला थोथा का अणुसूत्र क्या है? विकल्प ए में दिया हुआ है CuSO4 इंटू 5H2O। विकल्प बी में है Na2B4O7 इंटू 10H2O। विकल्प सी में दिया हुआ है CHCl3 और विकल्प डी में है KOH। सही विकल्प हमारा होगा विकल्प ए CuSO4 इंटू 5H2O। अगला प्रश्न है गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? विकल्प ए गंधक में होता है सल्फर, सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अधातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प होगा अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगला है कार्बन क्या है? विकल्प ए में धातु है, विकल्प बी अधातु है, विकल्प सी उपधातु है और विकल्प डी मिश्र धातु है। तो कार्बन जो है अधातु है, इसलिए सही विकल्प होगा बी। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? विकल्प ए CH4, विकल्प बी C2H6 और विकल्प सी C2H4 और विकल्प डी इनमें से सभी। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होगा? विकल्प हमारा सी सही होगा C2H4। अगला प्रश्न एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? विकल्प ए में दिया है CH4, ये तो है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C2H4 ये भी जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और C6H6 ये जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो हमारा सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? तो गैस कौन है अक्रिय गैस? कार्बन, ये तो ठोस होता है। हीलियम भी गैस है और चांदी है जो ठोस है और डिहाइड्रोजन भी है जो गैस है। तो लेकिन हमारा सही विकल्प होगा बी हीलियम। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन उपधातु है? विकल्प ए में Cu, विकल्प बी में Na, विकल्प सी में है Sb और विकल्प डी में है Fe। तो Cu भी धातु है, Na भी धातु है और Fe भी धातु है। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा Sb। अगला प्रश्न है पौधे में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है, कैसे होता है श्वसन? विकल्प ए में दिया है जड़ में, विकल्प बी पत्तियों में, विकल्प सी में तना में और विकल्प डी इनमें से सभी। सही विकल्प हो जाएगा बी पत्तियों में। अगला प्रश्न है निम्न में कौन स्वपोषी है? विकल्प ए में दिया हुआ है हरे पौधे, विकल्प बी में मछली, विकल्प सी में कीट, विकल्प डी में है अमीबा। सही विकल्प हो जाएगा ए हरे पौधे। अगला प्रश्न कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? विकल्प ए डायरिया, विकल्प बी निमोनिया, विकल्प सी मलेरिया, विकल्प डी मधुमेह। तो श्वसन संबंधी बीमारी है निमोनिया, जो अक्सर बच्चों को हो जाता है। अगला प्रश्न है एंड्रोजन है क्या है? नर हार्मोन, विकल्प बी मादा हार्मोन, विकल्प सी पाचक रस और विकल्प डी एंजाइम। सही विकल्प होगा ए नर हार्मोन। अगला प्रश्न है रुधिर चाप नियंत्रित किसके द्वारा होता है? विकल्प ए थाइमस द्वारा, विकल्प बी थायराइड द्वारा, विकल्प सी एड्रिनल द्वारा और विकल्प डी में है विरिशन द्वारा। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी एड्रिनल द्वारा। अगला प्रश्न है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। विकल्प ए में दिया हुआ है पपीता, विकल्प बी में दिया हुआ है सरसों, विकल्प सी में दिया हुआ है उड़हुल और विकल्प डी में है मटर। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए पपीता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? विकल्प ए अंडाशय, विकल्प बी है गर्भाशय, विकल्प सी है शुक्रवाहिका, विकल्प डी है डिंबवाहिनी। तो सही विकल्प होगा सी शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है द्विखंडन किसमें होता है? विकल्प ए पैरामीशियम में, विकल्प बी अमीबा में, विकल्प सी लिस्मेनिया में और विकल्प डी इनमें से सभी। सही विकल्प होगा बी अमीबा में। अगला प्रश्न है हमारा टेस्टोस्टेरोन किससे स्रावित होता है?
विकल्प ए में है विरेचन से, विकल्प बी में वृक्क से, विकल्प डी में अंडाशय से, विकल्प डी में थायराइड ग्रंथि से। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो विरेचन से स्रावित होता है, सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? विकल्प ए में दिया हुआ है 1 kg, विकल्प बी में दिया हुआ है 2 kg, विकल्प सी में दिया हुआ है 1.4 kg और विकल्प डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी 1.4 kg।